धांधली ये पीडीपी की वक्त हुई है, इस जुगल किशोर के वक्त की हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हुई है कि जिन्होंने रेवड़ियां बांट के जो कानून था उसको लाया, इन्होंने रोशनी के कानून को जब वो लाया उसमें करोड़ों रुपए की हेराफेरी और सब जो रसूखदार लोग थे उनको बेनिफिट देने के लिए ये कानून लाया गया। अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो कौड़ियों के धामों में उन्होंने कई मंत्रियों को दे दी, कई ब्यूरोक्रेट्स को दे दी, कई शाहूकारों को दे दी और आम लोगों को, जनता को उसका फायदा नहीं हुआ, बल्कि एक सेक्शन जो सोसाइटी थी उसको फायदा हुआ। मंत्री जुगल किशोर जी कह रहे हैं कि आपको रिजाइन करना था उनको। पहले तो मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि ये किनकी सरकारों के वक्त ये सारी धांधली हुई है। प्रदर्शन हमारी डीडीसी ने जब चेयरमैन साहब ने कर लिया और उसी की बात पे आगे जाके सरकार झुकी भी है और सरकार ने उसको अपने तरीके से ठीक भी किया है। लेकिन लिखित आर्डर तो नहीं, यहाँ से चुनाव लड़ने की इच्छा है, इच्छा तो होगी चुनाव लड़ने की। ये पार्टी फैसला करती है। नहीं, आपकी इच्छा पूछ रहा हूँ। एक नेता तो वही होता है जिसे स्पष्ट पता हो उसे कहाँ जाना है मेरी... और अपनी बात वो खुलकर रख सके। क्या पार्टी की बंदिशें हैं, कुछ नहीं बोल सकते? किसी भी मुद्दे पर पहले पार्टी से परमिशन लेनी पड़ेगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। इस समय हमारे साथ पूर्व विधायक बलदेव राज शर्मा जी मौजूद हैं और कल रियासी में विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा एलजी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया लैंड इशू को लेकर और उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि उन्होंने तमाम पार्टियों को आमंत्रित किया है लेकिन भाजपा के नेता उस प्रदर्शन में नहीं पहुंचे। आरोप ये है कि इतना बड़ा मुद्दा है और सभी पार्टियों को आमंत्रित किया गया था, सभी पार्टियों के लोग लगभग वहां पे पहुंचे भी, लेकिन भाजपा के लोग, भाजपा के नेता कार्यकर्ता उस प्रदर्शन में नहीं पहुंचे। अंचित जी धन्यवाद, आपने बड़ा इशू जो था इसको फ्रेम जो किया है। मैं इस पे एक आपको डिटेल में थोड़ा सा बताना चाहता हूं ताकि लोगों को थोड़ा सी इस पे जानकारी रहे। पहले तो ये बात है कि पहला सवाल ये कि प्रदर्शन जो हुआ उसमें भाजपा के नेताओं को शामिल होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? प्रदर्शन होना एक इलादा चीज है, प्रदर्शन के अलावा भी कई चीजों को सुलझाने का मतलब और चीज है। प्रदर्शन का जो वक्त आएगा जैसे वो प्रदर्शन हमारी डीडीसी ने जब चेयरमैन साहब ने कर लिया और उसी की बात पे आगे जाके सरकार झुकी भी है और सरकार ने उसको अपने तरीके से ठीक भी किया है। लेकिन लिखित आर्डर तो नहीं है। मैं उस पे भी आपके ऊपर आता हूँ। पहले तो ये बात समझना जरूरी है कि मसला है क्या। मसला ये है कि लैंड क्रोचेस के लिए ये एक रिट जो थी हाईकोर्ट में बड़ी देर से वो चल रही थी, उस हाईकोर्ट की रिट में चलते चलते बीच में रोशनी एक्ट आ गया। रोशनी एक्ट आने के बाद उसको मतलब के सरकार पहले तो सुप्रीम कोर्ट में वो चला गया, हाई कोर्ट में चला गया, पीआईएल द्वारा चला गया और जाने के बाद अल्टीमेटली यहाँ की सरकार ने समझा कि इसमें बड़ी धांधली हुई है, उसको स्क्रैप कर दिया। चलते 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 उसी वक्त एक रिट जो थी, पीआईएल की रिट जो थी वो माने हाई कोर्ट में चलती थी जम्मू में, उसमें एक ऑर्डर के तहत उन्होंने कहा कि जो इलीगल एनक्रोचर्स हैं उनको सरकार यहाँ से हटा दे। और इसी के बीच में अगर मैं लिंक करूं तो इसी के बीच में जब ये सारी रिट चलती थी हाई कोर्ट में और जब स्क्रैप हो गया वहां पे जो हमारा ये एक्ट था, जो रोशनी एक्ट था, वो हो गया, सरकार उसी में हाई कोर्ट में रिवीजन में गई। जो रिवीजन में गई उसको समझना जरूरी है। अपोजिशन के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि हाई कोर्ट का जो आदेश था वो कुछ और था और जो प्रशासन का आदेश है वो कुछ और है। उसमें तमाम जो भूमि यहाँ पे लोगों के छोटे छोटे आशियाने हैं, खेती बाड़ी करते हैं, वो भी शामिल की गई है और उनको खाली करवाया जा रहा है। अफरा तफरी मची हुई है, लोगों की रात की नींद जो है वो छीनी हुई है, लेकिन भाजपा है इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। असल कह रहे हैं कि आपके काउंसलर्स को वॉकआउट नहीं करना था। पूर्व मंत्री जुगल किशोर जी कह रहे हैं कि आपको रिजाइन करना था उनको। पहले तो मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि ये किनकी सरकारों के वक्त ये सारी धांधली हुई है। धांधली ये पीडीपी की वक्त हुई है, इस जुगल किशोर के वक्त की हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हुई है कि जिन्होंने रेवड़ियां बांट के जो कानून था उसको लाया, इन्होंने रोशनी के कानून को जब वो लाया उसमें करोड़ों रुपए की हेराफेरी और सब जो रसूखदार लोग थे उनको बेनिफिट देने के लिए ये कानून लाया गया और उसी कानून की जब रिट हुई तो ये साबित भी हो गया कि ये गलत हुआ है। ये गलत होने के बाद वो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो कौड़ियों के धामों में उन्होंने कई मंत्रियों को दे दी, कई ब्यूरोक्रेट्स को दे दी, कई शाहूकारों को दे दी और आम लोगों को, जनता को उसका फायदा नहीं हुआ, बल्कि एक सेक्शन जो सोसाइटी थी उसको फायदा हुआ। अल्टीमेटली फिर देखे आप, ये स्क्रैप हुआ। जब स्क्रैप हुआ, स्क्रैप होने के बाद वो रिवीजन में कुछ लोग गए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद ये एक पीआईएल और थी बल्ला की जो पीआईएल थी वो यहाँ पे एक स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पे कितनी जमीन जो है अनऑथराइज तरीके से लोगों के पास थी, चाहे वो चाह कराई की हो, चाहे वो सरकार की लैंड हो, चाहे वो किसी किस्म की भी सरकारी फॉरेस्ट की लैंड हो। वो एक मुकदमा जो हाई कोर्ट में चलता था, अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया गवर्नमेंट को कि वो जो नाजायज कब्जा लोगों के पास है
उसको अविक्ट कराए। नाजायज कब्जे का मतलब ये होगा कि उसमें सब आ गए, मगर इसमें एक कानूनी बात ये थी कि जब ये फैसला हुआ तो उसके पहले ही यहाँ की जो सरकार थी उस सरकार में ने रिवीजन पिटीशन अपनी एक दायर की थी। जो रिवीजन पिटीशन दायर की थी उसमें ये बात उठाई थी उन्होंने कि जो लोगों ने पुराने किसी को मतलब के घर बनाया, किसी ने अपनी सारी जिंदगी की कमाई लगा के घर बनाया तो उसको आप मत डिस्टर्ब करें, किसी के पास छोटी सी जमीन है तो उसको मत डिस्टर्ब करें। कोई आदमी अगर सालों साल से एक अपनी छोटी सी दुकान बना के वहां रह रहा है तो उसको, वो एक रिवीजन थी। वो रिवीजन का मतलब ये कि रिवीजन का डिस्पोजल नहीं हुआ, रिवीजन पेंडिंग थी। जब रिवीजन पेंडिंग थी तो यहाँ से वो एक जो सरकार की तरफ से ऑर्डर निकला, वो ब्लैंक ऑर्डर, ब्लैंकेट आके कह सकता हूँ। ब्लैंक ऑर्डर आके क्यों निकाला? मैं बताता हूँ ना आपके, स्पेसिफिक इसलिए नहीं था कि उसमें अब रिवीजन पेंडिंग थी। ऑर्डर जब उन्होंने निकाल दिया तो रिवीजन पे फैसला नहीं हुआ था। जब रिवीजन पे फैसला नहीं हुआ तो सरकार ने एक उस रिवीजन के मुताबिक, गवर्नर महोदय ने जब प्रेशर हमारी तरफ से पड़ा और हमारे सारे साथियों ने इस बात को माना है कि ये गलत हुआ है कि गरीब आदमी को नाजायज तंग नहीं किया जाए, गरीब आदमी को अविक्ट नहीं किया जाए, गरीब आदमी का एक अगर रोजगार है तो उसको डिसमेंटल ना किया जाए, गरीब आदमी ने अगर घर बनाया है तो उसको ना छेड़ा जाए, किसी के पास 2, 4, 10 कनाल की जमीन है तो उसको ना छेड़ा जाए। और सब जगह से ये आवाज आई कि जिनके पास हजारों कनाल जमीन है, जिनके पास हजारों और करोड़ों रुपए की संपत्ति है, तो उनके खिलाफ जो एक्शन होना चाहिए। और सरकार ने, कौन लोग हैं ऐसे, कुछ लिस्ट जारी करनी चाहिए थी। वो लिस्ट, वो सरकार का काम है कि वो लिस्ट जारी करेगी। जो हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट आई है उसमें 20 लाख कनाल जमीन जो है वो लोगों के पास है। और उस 20 लाख कनाल का मतलब ये हुआ कि उसमें फॉरेस्ट भी है, खाचराई भी है, फॉरेस्ट लैंड भी है और स्टेट लैंड भी है। अब हुआ क्या है, ये जो बात का मोमेंट फैला रहे हैं, वो हुआ ये कि महोदय, गवर्नर महोदय ने ये सारी कंसिडरेशन को, और एक पॉलिटिकल तौर से जब लोगों की तरफ से ये बात आई कि छोटे लोगों को ना छेड़ा जाए, तो उसी के इसमें गवर्नर साहब ने जो ऑर्डर निकाला। और ऑर्डर क्या निकाला, वर्बली उन्होंने ओरल कहा। अब ये कहते हैं कि ओरल का मतलब कोई, अपोजिशन के नेताओं का ये कहना है कि लिखित में आदेश होना चाहिए था, पहले तो उस आदेश को वापस लें। सिर्फ उन्होंने मीडिया में बोल दिया, लोगों को यकीन। मैं आपको बताता हूँ ना, आपने देखा होगा कि जो रोशनी की एक्ट की जो कार्रवाई थी उसमें 6 लोग जो थे, रोशनी एक्ट की कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट में भी वहां गए थे। सुप्रीम कोर्ट से क्या आया, सुप्रीम कोर्ट ने ओरल वहां पे कहा है कि छोटे लोगों को तंग मत करें आप, छोटा जो मकान वाला है उसको मत छेड़ें आप, छोटा जो दुकान वाला है वो मत छेड़ें। और ओरल जो था वो डिटेल में ऑर्डर इसलिए नहीं हुआ कि ये बहुत बड़ी एक फाइलें हैं, रिवीजन है, इसलिए उन्होंने उसकी डेट डाली और जबानी तौर पे कहा। वही कहना गवर्नर महोदय का था। गवर्नर महोदय ने भी उसी को तरस पे उन्होंने कहा। अब रही बात कि गवर्नर साहब उसको ऑर्डर क्यों नहीं कर पाए, जो लीगल तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो लीगली वो ऑर्डर इसलिए नहीं कर पाए कि उनकी रिवीजन का भी फैसला नहीं हुआ। जो बात उन्होंने पब्लिक को कही है कि हम इनको नहीं करेंगे, वो बात उन्होंने कोर्ट में जाके कही है कि छोटे जो दुकानदार है, छोटे जो जमींदार हैं, छोटे जिसने किसी ने घर बनाया है, चाहे वो सरकारी जमीन हो चाहे वो रोशनी की हो, तो उन्होंने हाई कोर्ट को ये कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि रिवीजन में कि इनको ना छेड़ा जाए। और मैं जो समझता हूँ वो इसलिए कह सकता हूँ कि वो कहीं ऑर्डर करने में कहीं कानूनी तौर पे कोई पेश हो कि जिससे उन्होंने ऑर्डर नहीं किया, मगर हदायत गवर्नर साहब का कहने का मतलब तो तब बयान तो तब सामने आया जब इस तरह से प्रदर्शन देखने को मिला, वॉकआउट भी आपके काउंसलर ने किया, दबाव एक बना होगा, उसके बाद आया। वो पहले तो इस तरह का कोई बयान भी नहीं था। बिल्कुल, जो पहले वाला भी ऑर्डर हुआ है उसको भदौरी साहब का ऑर्डर को मैंने पढ़ा है, और भदौरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें बताया भी है कि हम जो पहले जो करने जा रहे हैं, हम बड़े मगरमच्छों के खिलाफ, उसके खिलाफ करने जा रहे हैं। मगरमच्छ कौन है ये बड़े मगरमच्छ? ये किन तो पार्टियों से, क्या इसमें भाजपा के भी लोग शामिल हो सकते हैं? क्योंकि कल प्रदर्शन के दौरान एक नेता नाम भी ले रहे थे आपके कुछ बड़े नेताओं का कि उन्होंने भी इलीगल कब्जे किए। बड़ी सीधी सी बात है, मेरी पार्टी का ये पूरा स्टैंड है। मैं पार्टी की तरफ से जो स्टैंड है मैं बताना चाहता हूँ। पार्टी का ये स्टैंड है कि कोई भी बड़ा अफसर क्यों ना हो, कोई भी मतलब के सरकारी मुलाजिम क्यों ना हो, कोई भी किसी भी पार्टी का, चाहे वो मेरी अपनी पार्टी का क्यों न हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। मुझे मेरा आपकी पार्टी के लोग भी निकलेंगे, बिल्कुल जो निकलेगा, मुझे नहीं पता कौन है। ये तो जो मामला है ये सरकारी लैंड का मामला है। सरकारी लैंड चाहे मेरे पास हो, चाहे किसी और के पास हो, चाहे किसी भाजपा के नेता के पास हो, कांग्रेस के पास हो, सरकार के लिए सब बराबर है। उसमें सरकार को ये देखना है कि वो किस तरीके से इसको लेगी और कैसे ये करेगी। उसमें तो कोई दो बात है ही नहीं। आज की डेट में इस बात को समझ रहे हैं या देख रहे हैं कि भाई हमें तंग किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ये पूरे का पूरा स्टैंड है कि वो अगर कोई आपको तंग कर रहा है या किसी किस्म की है, तो भारतीय जनता पार्टी
पार्टी होने के नाते आप लोगों के लिए कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो उसके लिए आपका मदद करने के बिल्कुल तैयार है। अलग जम्मू राज्य संकल्प यात्रा भी कटरा से शुरुआत उसकी हो गई है। एकजुट जम्मू द्वारा इस यात्रा को शुरू किया गया है। सीधे तौर पर जानना चाहूंगा कि अलग जम्मू के समर्थन में है या इसके विरोध में? इसमें विरोध या समर्थन की बात नहीं है, वो एकजुट पार्टी का अपना प्रोग्राम है। पार्टी का, आपकी पार्टी का क्या? हमारी पार्टी का ये स्टैंड है कि हमें रज का दर्जा मिले, और हमारी सेंट्रल लीडरशिप ने बार बार इसको कहा है कि जब वक्त आएगा तो ये हमें रज का दर्जा मिलेगा, जम्मू कश्मीर को पूरी रज का दर्जा सवाल मिलेगा। मेरा ये है कि अलग जम्मू राज्य आपकी पार्टी चाहती है, या चलिए पार्टी का अगर स्टैंड आपको नहीं भी पता है तो आपका पर्सनल क्या सोचना है इस मुद्दे पर? मेरा सोचना वही है जो मेरी पार्टी का है। मेरी पार्टी का ये सोचना है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले। मेरी सोच भी वही है और वो मिलेगा। राइट टाइम पर आने के बाद वो माना भी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और हमारे होम मिनिस्टर ने माना है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने माना है, पार्लियामेंट में कहा है, वो मिलेगा ही मिलेगा। जो जम्मू जो मांग कर रहा है डोगरा स्वाभिमान संगठन लाल सिंह जी का, उसका आप समर्थन नहीं करते? उनकी पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, उन पार्टी का हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है। भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो इस बात का है कि हालात ठीक होंगे, यहाँ पे इलेक्शन होगी, जहाँ पे चुनी हुई सरकार आएगी, चुनी हुई सरकार आने के बाद जहाँ के लिए वो स्टेट का दर्जा जहाँ पे देंगे, हम उसके साथ खड़े हैं। आप कटरा से आते हैं, माता वैष्णो देवी भवन में जो पिछले साल जो हुआ था उसकी इंक्वायरी कहाँ तक पहुंची? क्या आपको नहीं लगता पब्लिक डोमेन में वो आनी चाहिए कि कौन जिम्मेवार लोग थे, कहाँ गलती हुई थी, कैसे गलती हुई थी, किसने गलती की थी? और उसके बाद जो एक बस में आग लगी थी वो क्या घटना थी, क्या स्टिकी बम था या कुछ जानकारी ऐसी भी आई थी? पब्लिक डोमेन, पब्लिक को अधिकार नहीं है ये दोनों हादसों की जानकारी उन तक पहुंचे? कटरा वैष्णो देवी का जो हादसा हुआ था वो एक अभी मुझे जो जानकारी है वो एक कोर्ट में रिट को चल रही है अब उसके बारे में, और मैं कहता हूं कि मेरा बोलना ठीक नहीं रहेगा, वो सब जुडियस है आज की डेट में। बाकी रही बात के वहां पे बाकी चीजों को दुरुस्त करने के लिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने उसके बाद यात्रा कंट्रोल कैसे हो, यात्रा की लाइनें कैसे हो, कमियां थी जो कमियों को उन्होंने एड्रेस किया उनको, और एड्रेस करने के बाद आज भी वो उसको एड्रेस कर रहे हैं। और एड्रेस करने के लिए, और वही एक कारण है कि सुचारू रूप से आज की डेट में वहां पे यात्रा चल रही है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन की बात हो, चाहे क्यू मैनेजर की बात हो, चाहे बाकी सिलसिले की बात हो, उस पर माता वैष्णो देवी पूरा फोकस कर रही है, और फोकस करने के बाद उसको ठीक कर रही है। जी चलिए, तो अब आपकी क्या इच्छा है, कहाँ से चुनाव लड़ने की इच्छा है? इच्छा तो होगी चुनाव लड़ने की, ये पार्टी फैसला करती है। नहीं आपकी इच्छा पूछ रहा हूँ। एक नेता तो वही होता है जिसे स्पष्ट पता हो उसे कहाँ जाना है मेरी, और अपनी बात वो खुलकर रख सके। क्या पार्टी की बंदिशें हैं, कुछ नहीं बोल सकते? किसी भी मुद्दे पर पहले पार्टी से परमिशन लेनी पड़ेगी? पार्टी जो उसे समझेगी वो फैसला करेगी, अपने इंडिविजुअल राय से यहाँ पे कोई मायना नहीं रखता है। आपकी पहली पसंद क्या रहेगी? कटरा? मेरी कोई पसंद की बात नहीं है। आपको पूरा यकीन भी था कि अलग विधानसभा? नहीं, वो तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डिलिमिटेशन कमीशन के को भी देना चाहता हूँ, यहाँ की जो हमारी भारतीय जनता पार्टी और परिवार को भी धन्यवाद। टिकट कोई और ले जाएगा? बड़ी बात ये है कि दिक्कत होगी। श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, ये सबसे बड़ी जीत है हम कटरा वालों की। श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, ये मैं कह सकता हूं कि हमने परसों किया था, तो ये बहुत बड़ी बात है कि वैष्णो देवी, और वैष्णो देवी सिर्फ कटरा के लिए नहीं बनी, ये हिंदुस्तान की एक बड़ी, मतलब कि बढ़िया, जैसे आप कह सकते हैं हमारी आस्था के साथ वैष्णो देवी जुड़ी है, तो उसके हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, इससे बड़ी जीत कोई हो नहीं सकती। एमएलए कौन वहां से पार्टी टिकट देगी और फिर जीतेगा कौन, ये बातें कोई मायना नहीं रखती, और जिसको भी पार्टी वहां से टिकट देगी तो हम उसके साथ काम करेंगे, ताकि पहली बार जो है विधानसभा वहां से बनी है, वहां से भारतीय जनता पार्टी का वहां से एमएलए बन के आए। जी चलिए, शुक्रिया। ये मायने नहीं रखता कि पार्टी किसको टिकट देगी, विधानसभा बनी है, इस बात की खुशी है। जिसे भी पार्टी टिकट देगी उसका समर्थन करेंगे, ये कहना था बलदेव राज शर्मा जी, जो कि विधायक रहे हैं रियासी विधानसभा क्षेत्र से। अब रियासी विधानसभा क्षेत्र जो है वो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तब्दील हो गया है, और रियासी में कुछ और हिस्सा भी ऐड किया गया है, जबकि एक कटरा माता वैष्णो देवी नाम से विधानसभा क्षेत्र जो है वो बना है। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी प्रदीप भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।